बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आईएसक्यूब एजुकेशनल ग्रुप पे। और आप लोग एक उम्मीद और विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं और मैं इसी जुनून से आपका तैयारी कराता रहूँगा और करा रहा हूँ प्रॉपरली। हम लोग अभी बायोलॉजी का पार्ट देख रहे थे। बायोलॉजी में हम लोग क्रम से आगे चल रहे थे और बायोलॉजी का जो एक पड़ाव था पोषक तत्व, और पोषक तत्व के साथ हम लोग कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन कर चुके हैं। और कार्बोहाइड्रेट में कुछ आयाम होते हैं प्रॉपरली। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट को ही सैकेराइड के नाम से जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और सभी पर मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पर हम लोग विस्तृत तरीका से बात कर चुके हैं। अब सवाल आता है कि कार्बोहाइड्रेट को हम जांचेंगे कैसे और कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाया जाता है, एवं कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट, हालांकि देखें तो कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी मान अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया जाए तो लगभग 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और यह जो एनर्जी मिलती है आपके किसी प्रकार से देखो तो आपके शरीर में ग्लूकोज की वैल्यू को बढ़ा देता है, और ग्लूकोज की वैल्यू जब बढ़ेगी तो इससे डायबिटीज वाले पेशेंट को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो आखिर क्या कारण है कि हम मीठा भी खाएं और डायबिटीज में कोई समस्या भी ना आए? तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने जिनका नाम लुस्फर है, तो लुस्फर ने सबसे पहले क्या किया, जो कृत्रिम मीठा करता, मतलब प्रॉपरली अगर कहें तो कार्बोहाइड्रेट के जगह पे ही एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट का विकास किया। कार्बोहाइड्रेट ही है वो, लेकिन ऐसा कार्बोहाइड्रेट, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट, जो आपके शरीर में कैलोरी मान को नहीं बढ़ाता है। कैलोरी मान को क्यों नहीं बढ़ाता है, जस्ट देखते हैं। और ना तो आपके शरीर में किसी प्रकार से डायबिटीज में नुकसान करने वाला है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे और यहाँ से जो सवाल बन चुके अभी तक उस पर बात करेंगे, और सवाल और क्या क्या बन सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए, हमारा टॉपिक है आज का कृत्रिम मीठा करता एवं आर्टिफिशियल स्वीटनेस। टॉपिक का नाम है कृत्रिम मीठा करता आर्टिफिशियल स्वीटनेस। अब समझना है इसे काम कैसे करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं उस पर बात करते हैं, और बहुत आसान से देखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। देखिए, जटिल से जटिल टॉपिक को कैसे समझा जाए। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो जटिल होते हैं, तो जितना जटिल टॉपिक होता है उसे मैं आसान करने का प्रयास करता हूँ। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, तो थोड़ा सा कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, उसको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं, उन्हें भी कैसे याद रखा जा सकता है मैंने बता दिया। अब हम लोग इस टॉपिक को कैसे आराम से समझेंगे, तो इसको देखते हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर। तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस, इसका मतलब देखिए कृत्रिम, मतलब ये मानव द्वारा बनाया गया है। तो इनसे रिलेट करते हैं। ग्लूकोज को मानव ने नहीं बनाया। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनने वाला पदार्थ है। बीपीएससी में एक बार सवाल आ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट क्या है। तो बाय प्रोडक्ट उसे कहते हैं जो साथ साथ आ जाए, तो उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो जैसे प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस देखें, तो प्रकाश संश्लेषण में देखिए CO2 और प्लस H2O एरो C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। एक इसमें होती है, पादप में होती है। अब इसको समझिए, यहाँ क्या कैसे समझना है। तो देखिए CO2 H2 और बनी क्या C6H12O6। अब ये क्या है, प्राकृतिक निर्मित है, मतलब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की गई चीजें हैं। पेड़ पौधा में रिएक्शन हुआ और उसी रिएक्शन के दौरान एक ग्लूकोज का निर्माण हुआ, तो ये नेचुरल सब्सटेंस है। लेकिन इसके साथ में खुद ऑक्सीजन बन गया, तो इसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट। बीपीएससी में पूछा गया है बाय प्रोडक्ट, और हिंदी में इसे कहते हैं प्रति उत्पाद। बाय प्रोडक्ट हिंदी में क्या कहते हैं, प्रति उत्पाद। चलिए ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट क्या होगा, तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन। रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा तो बड़ा आसान रिएक्शन है, जिसमें 6 लगा उसको छोड़ दीजिए, जिसमें नहीं लगा उसको जोड़ दीजिए, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक, आसान नहीं, ठीक है, चीजें हमें समझ में आ चुका है। अब एक ग्लूकोज क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं तो या तो एक ग्लूकोज जाती है, नहीं तो कुछ भी खाते हैं, तो मैं पीछे बता चुका हूँ कि जितने भी डाइसैकेराइड वो टूट के ग्लूकोज में ही बदलते हैं। जितने डाइसैकेराइड से भी टूट के कहाँ बदलते हैं, ग्लूकोज में ही बदलते हैं। ठीक है। और ग्लूकोज हमारे अंदर क्या करते हैं, ग्लूकोज की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। और श्वसन में इस चीज को पढ़ेंगे कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, और याद रखना है CO2, और फिर साथ में ATP का निर्माण करती है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वही ATP का हम प्रयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। अर्थात ग्लूकोज क्या करती है, ऊर्जा का काम, हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करती है। कैसे किया इसमें ऊर्जा का काम, तो ग्लूकोज ऊर्जा का काम इसलिए कर पाती है क्योंकि हमारे शरीर में, समझना, हमारे शरीर में जो सेल है, सेल में एक कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जाती है,
इस समझ एक पार्क है जहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं। इसको मिलाने का काम कौन करता है? तो इसको मिलाने का काम करता है ब्लड, और ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलती है और साथ में यहाँ से निकलता है एटीपी, और इसी एटीपी का प्रयोग हम लोग शरीर में करते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, या कोशिका का ऊर्जा गिरह, या कोशिका का शक्ति गिरह, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और निकल क्या रहा है यहाँ से? एटीपी। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब समझना है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? और यही जो प्रोसेस है, ग्लूकोज टूट जाएगा, प्रॉपर्ली ग्लूकोज टूट जाएगा, तो इसे ही मतलब कहते हैं कि ऊर्जा दे रहा है। और ग्लूकोज जैसे मान लीजिए हमने चीनी खाया, C6H12O6, चीनी खाएं, प्रोटीन खाएं, तो ये जो हमारा ये तो सॉरी ग्लूकोज है, चीनी का फॉर्मूला C12H22O11 है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन देखिए, प्रोटीन एमिनो एसिड में, और याद रखें जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के रूप में टूट जाए। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पाचन। और पाचन के बाद ही अवशोषण, और प्रॉपर याद रखिए, पाचन के बाद अवशोषण, और उसी अवशोषण के बाद याद रखना है ये जो ग्लूकोज टूटा और एटीपी का निर्माण हुआ। मतलब एटीपी ऊर्जा का निर्माण तभी होगा जब भोजन पचेगी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि भोजन पचने के बाद जो एटीपी निर्माण होता है, और भोजन जैसे ग्लूकोज मीठा है, और ग्लूकोज क्या करता है कि हमारे शरीर में प्रॉपर्ली ऊर्जा का निर्माण करता है, कैलोरी बढ़ा देते हैं। कैलोरी बढ़ाने से जो लोग डायबिटीज वाले हैं, जो भी लोग डायबिटीज पेशेंट है, वैसे लोग को नुकसान हो लगता है कि उनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जितना ज्यादा वो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और ग्लूकोज की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी तो फिर अच्छा याद रखना है, जो डायबिटीज के लोग होते हैं उनका अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय, वो अग्नाशय इफेक्टेड होता है। अग्नाशय इफेक्टेड होगा तो अग्नाशय इंसुलिन का सारा सेक्रेशन ठीक से नहीं कर पाएगी, और इंसुलिन का सेक्रेशन ठीक से नहीं करेगी तो उनके शरीर में, क्योंकि इंसुलिन है वही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करके बदल के लीवर में जमा करता है इंसुलिन। तो जिसका अग्नाशय खराब होगा, हम ये सब टॉपिक देखेंगे पाचन तंत्र में। हम देखिए हर बायोलॉजी का रिलेट होता है, तो जितना जरूरी उतना बताते चलता हूँ, जहाँ जहाँ का टॉपिक होगा मैं डिटेल करूंगा। समझिए फिर से, अग्नाशय अगर खराब हो गया तो वो इंसुलिन ठीक से नहीं निकल पाएगा, इंसुलिन का संतुलन बिगड़ जाएगा, और इंसुलिन का संतुलन अगर बिगड़ गया तो जितने शरीर में ग्लूकोज जा रहा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के लीवर में जमा नहीं हो पाएगा। और ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में अगर नहीं बदलेगी तो फिर ग्लूकोज की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाएगी, और उसी बीमारी को हम लोग कहते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज में इंपॉर्टेंट बात क्या है? डायबिटीज में इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए, ग्लूकोज शरीर में नहीं आना चाहिए। ग्लूकोज नहीं आना चाहिए मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं आना चाहिए। अब सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्यों बढ़ी जब ग्लूकोज पचा? और सोचिए, सिंपल बात भाषा में समझिए कि मैंने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं हुआ, और सेम टू सेम जैसे मैंने लिया वैसे ही अगर निकल जाए, उत्सर्जित हो जाए सेम टू सेम, इसका मतलब है कि न तो हमारे शरीर में पचेगी, न तो कैलोरी का मान बढ़ाएगी। हमारे शरीर में पाचन हुआ नहीं तो कैलोरी का मान बढ़ेगा नहीं, और वह डायबिटीज के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, क्योंकि पचा ही नहीं। पचेगा तभी तो नुकसान करेगा। देखिए ग्लूकोज पचती है, उसके बाद जो मतलब कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद जो ग्लूकोज फॉर्म में आती है, उस ग्लूकोज को लीवर ग्लाइकोजन के रूप में जमा रखता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट जैसा हम ये कार्बोहाइड्रेट वो सेम टू सेम निकल जाए, मतलब पचे ही ना, तो फिर तो नुकसान नहीं है। तो वैज्ञानिक ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट बनाया जाए जो शरीर में पचे ही ना। जैसे सेलुलोज नहीं पचती, सेलुलोज खाने से नुकसान, पचेगी नहीं तो नहीं पचेगी। सेलुलोज के बनने वाले जो औषधि है वो नहीं पचेगी। अगर आप घास लकड़ी का मतलब पत्ता वगैरह खा लें तो फिर नुकसान है, पचेगा नहीं, दिक्कत कर जाएगा। तो याद रखना, अगर वैसे कार्बोहाइड्रेट खाए जो आपके शरीर में पचे ही ना, तो नहीं पचेगी तो कैलोरी का मान नहीं बढ़ाएगी, नहीं पचेगी तो ग्लूकोज का मान नहीं बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट का मान नहीं बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट का मान नहीं बढ़ेगा तो डायबिटीज में आदमी सुरक्षित हो सकता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा पदार्थ बनाया जाए। तो फिर नया पदार्थ का निर्माण किया गया, नया पदार्थ का आविष्कार किया गया, जिसे कहा जाता है कृत्रिम मीठा करता, आर्टिफिशियल स्वीटनेस। और इस पर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या ये मीठा करता है तो कितना करता है, किस ताप पर यूज करना चाहिए, किस ताप पर यूज नहीं करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए, हम लोग देखते हैं। चलिए तो चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, कृत्रिम मीठाकर्ता में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ जितने भी पहले पदार्थ का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखना है आपको, याद रखना है, सबसे पहले आप देख लीजिए एस्पार्टेम। सबसे पहले एस्पार्टेम, हिंदी में लिखता हूं एस्पार्टेम, देखिए एस्पार्टम लिखा था, और अंग्रेजी में याद रखना क्या लिखा था, एस्पार्टेम। अच्छा एक बात है, सेकेंड बात अगर यूज करूं तो सेकेंड देख लीजिए सैकेरिन, सबसे फेमस एग्जाम में पूछा जाने वाला सैकेरिन है, ठीक है। थर्ड अगर देखें तो देख लीजिए
सुक्रालोज, और इसके बाद अगर देखें तो एलिटेम, देख लीजिए एलिटेम लिखता हूं ठीक से, ALITAME, एलिटेम। अब इसको समझते हैं, कृत्रिम मीठाकर्ता कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कौन है, एस्पार्टेम, दूसरा कौन है, सैकेराइड, तीसरा कौन है, सुक्रालोज, और चौथा कौन है, एलिटेम। इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखिए आशा करके ASSA। एक मैं क्रम से लिखा हूं, क्रम से क्यों लिखा हूं, अगर आपसे पूछे कि सबसे कम मीठा, जितने भी कृत्रिम मीठा करता है सबसे कम मीठा कौन है, तो एस्पार्टम सबसे कम मीठा है। तो इसको मैं ऐसे सजा देता हूं, देखिए AS, ऐसे ऐसे देख लीजिए, एक मिनट, ASS, उसके बाद A। याद रखना है क्रम से, सबसे पहले कौन है, एस्पार्टम है सबसे पहले, उसके बाद कौन है, सैकेराइड है, उसके बाद सैकेरिन है, उसके बाद कौन है, सुक्रालोज है, उसके बाद कौन है, एलिटेम। एलिटेम सबसे ज्यादा मीठा है। अच्छा, किसके कंपेयर में मीठा है, किसको किससे तुलना करके देखेंगे, तो तुलना करके जो देखा जा सकता है, समझिए एस्पार्टम को तुलना करके देखा जाएगा, सबको तुलना करके देखा जाएगा सुक्रोज से, चीनी से। और चीनी से चूंकि हम लोग खाने में चीनी का प्रयोग करते हैं तो तुलना उसी से करना है। अब समझिए एक बात याद रखना है, एस्पार्टम यहां लिख देता हूं सैकेरिन, सैकेरिन, उसके बाद सुक्रालोज, सुक्रालोज, उसके बाद देख लीजिए एलिटेम, एलिटेम। अब समझते हैं यहां से, देखिए एस्पार्टम अगर पूछे कितना ज्यादा मीठा है, तो मैं बातें बता देता हूँ, एस्पार्टम जो है वो चीनी से 100 गुना ज्यादा मीठा है। कितना गुना, 100 गुना ज्यादा। क्रम से देख लीजिए, 100 गुना ज्यादा मीठा है। सैकरीन पूछे तो सैकरीन सबसे ज्यादा पूछे जा चुका है, ये लगभग 550 गुना ज्यादा मीठा है। सॉरी, अगर पूछे सुक्रालोज कितना है, तो लगभग 600 गुना ज्यादा मीठा है। और एलिटेम पूछे तो एलिटेम लगभग 2000 गुना ज्यादा मीठा है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा मीठा। तो देखिए ट्रिक जो है, सबसे पहले कौन है, एस्पार्टम, दूसरा कौन है, सैकरीन, सुक्रालोज, उसके बाद एलिटेम। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा कृत्रिम मीठा करता है, सबसे ज्यादा मीठा कौन है, तो सबसे ज्यादा मीठा कौन है, एलिटेम सबसे ज्यादा मीठा है। सबसे कम मीठा कौन है, एस्पार्टम सबसे कम मीठा है। चीजें ठीक है, इस आधार पर देख लीजिए 100 गुना, 550 गुना, 600 गुना और 2000 गुना। ठीक है। अब समझिए एक बात और है, अच्छा इसका क्या मतलब एप्लीकेशन, इसका अगर एप्लीकेशन पूछे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मैंने क्यों बताया, तो इसका एप्लीकेशन ये है कि जहां आप चीनी में मान लीजिए कि 1 kg चीनी का प्रयोग करते थे, समझिए, और ऐसे समझिए अगर मान लीजिए 100 kg चीनी का किसी भोज वगैरह हो रहा है, उसमें 100 kg चीनी का प्रयोग है, तो चूंकि उससे 100 गुना, समझिए चीनी के 100 गुना ये है, तो आप वहाँ 1 kg एस्पार्टम का प्रयोग कीजिए। अगर 1 kg एस्पार्टम लगभग समझिए 100 kg चीनी के बराबर होगा। मामला समझ में आ रहा है, ये मामला है। मतलब 550 kg चीनी के बराबर कौन होगा, 1 kg सैकरीन। लगभग 600 kg चीनी के मिठास के बराबर कौन होगा, सुक्रालोज। 2000 kg चीनी के बराबर मिठास के बराबर कौन होगा, एलिटेम। ये चीजें, ये स्वीटनेस स्कोर कहा जाता है, इसे स्वीटनेस स्कोर कंपेयर में देखा गया है। अच्छा इसके बाद अगर बात करें तो ठीक है, चीजें ठीक है, लेकिन यहाँ फर्क क्या है, दिक्कत क्या है कि इसमें से कुछ ऐसे कंपाउंड है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा, अगर आप गड़बड़ा जाएगा तो कभी कभी देखिए जब हम लोग रिएक्शन वगैरह लिखते हैं तो लिखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ऐसे एट टेम्परेचर लिखते हैं तो याद रखना एट टेम्परेचर, तो याद रखना 80। मतलब इसमें जितने भी ए वाले नाम वाले वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। ए वाले कौन कौन है, इसी तरीके से याद रखना है। तो देखिए एस्पार्टम, मैं ऐसे करता हूँ, एस्पार्टम देख लीजिए ए जो है, और एलिटेम देख लीजिए ए है। ये किस पे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पे। देखिए ये डिपेंड करेंगे टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब है कि जब आप उच्च
स्तर का भोजन बना, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जैसे भोजन प्रॉपरली कितने टेम्परेचर बनाते हैं, लगभग 80 डिग्री से 100 डिग्री से के आसपास भोजन बनाते हैं। तो वैसे फेज में टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो ही आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, एस्पार्टम का और एलिटम का। क्योंकि याद रखना है, ज़्यादा टेम्परेचर पे याद रखना है वर्क पर कर पाते हैं उच्च टेम्परेचर पर। तो अगर आप आपसे पूछा जाए कि उच्च तापमान पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो उच्च तापमान पर प्रयोग किया जाता है एस्पार्टम का और एलिटम का। और भोजन ठंडा हो, जैसे मान लीजिए कि आपको मतलब चावल है, जिसके बार हम ना चावल में चीनी मिला के खाते हैं, कई बार मिलाते हैं चावल में चीनी और दूध डाल के खाते हैं, ठंडा है, तो उसमें आपको याद रखना है एस्पार्टम का और एलिटम का यूज नहीं करना है। किसका यूज करना है, साइक्लिन का, नहीं तो सुक्रालोज का। यानी साइक्लिन और एस वाले जो है वो कहाँ यूज करते हैं, तो कोल्ड में, नॉर्मल खाना, नॉर्मल फूड में, कोल्ड नहीं, नॉर्मल फूड। कोल्ड में भी यूज किया जा सकता है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है चीज़। अब यहाँ से एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पूछा जाए कि इसमें से सवाल एक बार आ चुका है कि इसमें से कौन सा कृत्रिम मीठाकर्ता का प्रयोग अगर मैं करूँ भोजन में, तो मिठास को कंट्रोल करना मतलब संभव नहीं है, मिठास को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो बताइए कौन, तो जो सबसे ज़्यादा मीठा होगा तो ए। इसलिए कई बार एग्जाम में आ जाता है सवाल कि एलिटेम के उपयोग करने के क्या क्या नुकसान है। तो एलिटेम के उपयोग करने के पहला नुकसान है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तभी काम कर पाएगा, ये नुकसान। और दूसरा नुकसान ये पूछ सकता है क्या क्या नुकसान है, तो एक एलिटेम के यूज के नुकसान बता रहा हूँ। पहला, यह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और सेकंड है कि इसका स्वीटनेस स्कोर इतना ज़्यादा है, कौन, स्वीटनेस स्कोर, एक मिनट हम इसको ऐसे देखते हैं, एलिटेम में समझ लीजिए इसका स्वीटनेस स्कोर इतना ज़्यादा है, स्वीटनेस स्कोर इज हाई, देन इसका जो मतलब मिठास है, जो भोजन का मिठास है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना एलिटेम के उपयोग से बचा जाता है प्रॉपरली, चीजें ठीक है। यहाँ से आपसे बाहर सवाल नहीं आएगा कभी भी। अच्छा एक बात और, एक काम कैसे करते हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, एक मिनट। तो चीजें याद रखना, टेम्परेचर पे काम करता है, एक काम कैसे करते तो देखिए समझिए। मान लीजिए कि समझने का प्रयास कीजिए, प्रॉपरली हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए बढ़िया, छोटियाँ तो समझना है चीज़ों को भी। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसमें से कुछ भी ग्रहण किया, तो कुछ भी जब हमने इसमें से ग्रहण किया, तो मान लीजिए कुछ भी मैंने खा लिया, तो ये बिल्कुल याद रखना कि ये बिल्कुल जैसे भोजन को थोड़ा दूसरे से जैसे मान लीजिए भोजन मैंने ग्रहण किया, तो बिल्कुल ये आएंगे ऐसे 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 ऐसे, अमाशय में आए, और अमाशय से फिर याद रखना इसमें स्टोर रहेंगे जब तक भोजन ठहरता है, भोजन के साथ स्टोर रहेगा, क्योंकि भोजन के साथ ही तो आया है, ये भोजन के साथ स्टोर रहेगा। अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे ठहरती है, और आराम से याद रखना है पायरोलिक वाल्व से ऐसे होते 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 ऐसे आराम से ऐसे बाहर निकल जाएगी। मतलब हमें ये समझ में है कि इसमें किसी प्रकार की पाचन नहीं होती। और याद रखना है जो जिसका पाचन न हो, जिसका पाचन न हो, सोच के बताइए क्या ऊर्जा देगी, तो ऊर्जा नहीं देगी। जैसे याद रखना है अगर आपसे पूछे कि पानी क्या ऊर्जा देती है, तो पानी ऊर्जा नहीं देती है, पानी का कैलोरी मान 0 होता है। फिर हम लोग पीते हैं तो रिलैक्स क्यों महसूस होता है, क्योंकि पानी अभिक्रिया को तेज कर देती है, जो अभिक्रिया आपके शरीर में हो रहा है उस रिएक्शन को तेज कर देती है, इसलिए हम लोग एक्टिव महसूस होते हैं। पानी ऊर्जा नहीं देती, 0 कैलोरी ऊर्जा देती है। चलिए ठीक है, तो पाचन इसका हुआ नहीं, पाचन नहीं हुआ, तो ऊर्जा कितना देगी, ऊर्जा नहीं देगी। ऊर्जा कितना देगी, 0 कैलोरी। और 0 कैलोरी जब ऊर्जा देगी तो याद रखें पाचन हुआ ही नहीं, तो क्या डायबिटीज के जो पेशेंट है, डायबिटीज के जो पेशेंट है, क्या उसको नुकसान पहुंचा सकता है, बिल्कुल नहीं। इसलिए जितने भी मतलब शुगर बीमारी से पीड़ित हैं उन लोगों को कृत्रिम मीठाकर्ता खाने की सलाह दी जाती है, इसका सेवन करने की। तो अगर डिफरेंशन एक बार पूछे आपसे कि कृत्रिम मीठाकर्ता का डिफरेंशन क्या है, तो इसका डिफरेंशन है कि वैसा पदार्थ जिसका कैलोरी मान 0 हो,
ठीक है। लेकिन याद रखना वैसा कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं कि सारे पदार्थ, जिसका जैसे पानी, तो पानी का कैलोरी मान 0 है, तो क्या वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस होगा? नहीं। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका कैलोरी मान क्या हो? 0 हो, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम मीठाकर्ता। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका कैलोरी मान क्या हो? 0 हो। ये बात को लिख लेना है। और यहाँ से बाहर सवाल नहीं आएगा आपसे। जनरल जब एग्जाम में सवाल पूछा जाता है सैकरीन से पूछा जाता है, ऐसे बार ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कृत्रिम मीठा करता है, ये सवाल पूछा जाता है। चलिए ठीक है चीजें। अब एक बात और छोटी सी बात है, उसको हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसमें है किसमें नहीं, इसकी जांच कैसे करेंगे। तो छोटा सा टॉपिक हमारा कार्बोहाइड्रेट की जांच, बहुत आसान है, देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जांच, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे करेंगे? तो देखिए बहुत आसान है, कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे करेंगे। देखिए करते कैसे हैं। सबसे पहले अच्छा एक बात तो बता दूं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट में अगर पूछेगा आपसे अनाज में, तो अनाज में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो अनाज में देखिए मैनोज भी होता है, मल्टोज भी होता है, लेकिन जितने भी अनाज है, फसल है, फसल में स्टोर होके कौन से कार्बोहाइड्रेट विद्यमान होते हैं? स्टोर होके तो स्टार्च। अब चलिए समझते हैं। तो स्टार्च जो है, स्टार्च को कहा जाता है मंड, ठीक है। अब ये क्या कहाँ जमा होते हैं? तो स्टार्च जमा होते हैं। याद, स्टार्च का अगर पूछे सबसे ज्यादा स्रोत, सबसे बढ़िया स्रोत क्या है, कौन सा ऐसा अनाज है या फिर कौन सा सब्जी है, कौन सा फल है जिसमें स्टार्च सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो याद रखना सब्जी में, तो आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है। इसीलिए मंड की जांच के लिए आलू का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो भी आप बोल सकते हैं, गेहूं में भी स्टार्च है, चावल इसमें भी स्टार्च है, ठीक है। अब जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन में एक विलयन रख दीजिए, उस विलयन का नाम है टिंक्चर आयोडीन, या तो टिंक्चर आयोडीन रख दीजिए, नहीं तो आयोडीन का कोई भी विलयन आप ले सकते हैं। हालांकि जो लिया जाता है वो लिया जाता है कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ, याद रखें आयोडीन मिला दीजिए, ये ले सकते हैं। नहीं तो एक बात और याद रख सकते हैं, ले सकते हैं आप टिंक्चर आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन ले सकते हैं। टिंक्चर आयोडीन का सूत्र होता है, देखिए टिंक्चर आयोडीन किसे कहते हैं? जब आयोडीन को इथाइल अल्कोहल में मिला देते हैं उसे कहते हैं टिंक्चर आयोडीन। इसका सूत्र हो जाएगा C2H5OH। दारू, शराब, शराब का सूत्र है, इसमें क्या मिला दीजिए आप? आयोडीन मिला दीजिए, तो इसे कहा जाता है टिंक्चर आयोडीन, ठीक है। टिंक्चर आयोडीन के विलयन या फिर आयोडीन के किसी विलयन में या फिर नॉर्मल आयोडीन के विलयन में, बस आयोडीन होना चाहिए, सबसे मेन बात है आयोडीन के विलयन में। जब आप इस आलू को काट के रख दीजिएगा, आलू के कटे भाग को रखने के बाद अगर इस विलयन का रंग, इस विलयन का रंग कैसा हो जाए? तो या तो नीला हो जाए, या तो नीला हो जाए, नहीं तो काला हो जाए। अगर ये दोनों में से कुछ भी हुआ, इसका मतलब समझिए कि जो पदार्थ मैंने डाला है रखने के बाद उस पदार्थ का रंग या तो नीला नहीं तो काला हो जाए। जैसे आलू जैसा है, तो आलू का रंग अगर नीला नहीं तो काला हो जाए, अगर कलर चेंज हुआ, नीला और काला में हुआ, इसका मतलब है कुछ पदार्थ में क्या होगा? स्टार्च होगा। लेकिन यही प्रयोग जब सेलुलोज के साथ किया गया तो नहीं। तो इसलिए अगर आपसे पूछे सेलुलोज के साथ किया गया तो कलर विलयन का चेंज नहीं हुआ, ना उस पदार्थ का, सेलुलोज का कलर चेंज हुआ। तो यहाँ से एक निष्कर्ष के तौर पर बात कह सकते हैं कि सभी कार्बोहाइड्रेट की जांच प्रॉपर इस विधि से नहीं की जा सकती है। आयोडीन वाले विलयन से जांच सिर्फ किसकी की जा सकती है? स्टार्च की। तो आपसे सवाल भी पूछेगा कि स्टार्च की जांच कैसे की जाती है, मंड का परीक्षण कैसे करते हैं? तो याद रखना है आयोडीन के विलयन में इसकी जांच की जाती है। क्वेश्चन पूछिएगा क्या सेलुलोज आयोडीन के विलयन के साथ मतलब नीला या काला रंग देता है? तो नहीं देता। सेलुलोज नहीं देता, स्टार्च देता है, याद रखना है सेलुलोज नहीं देता, स्टार्च देता है। चीजें ठीक है। तो ये हमारा था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? प्रॉपर अनाज में। तो चावल, मैं बता चुका हूँ चावल अच्छा स्रोत है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टार्च कहाँ पाया जाता है? तो आलू में। ये बात याद रखना है। स्टार्च को समानतः मंड के नाम से जाना जाता है। तो हमारा पार्ट पूरा कार्बोहाइड्रेट का पूरा पार्ट समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में इन करेंगे प्रोटीन में, और प्रोटीन को बढ़िया से देखिए, फिर प्रोटीन, उसके बाद वसा, उसके बाद विटामिन, उसके बाद मिनरल्स, और फिर आयाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी ऊर्जा के साथ आप लोग
यही ऊर्जा बनाए रहिए। अगले क्लास में हम लोग एक नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ और एक अलग जिज्ञासा के साथ सीखने का प्रयास करेंगे प्रोटीन। और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।